बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से हम आज लेक्चर नंबर 30 शुरू कर रहे हैं। लेक्चर 28 और 29 में लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स के हवाले से हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का आगाज़ किया था। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम हमने इन दोनों को कवर करना है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से हम कुछ टॉपिक्स को पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह जो बकाया इसके कंटेंट्स हैं इस टॉपिक के, उसको आज हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि पीएमसी ने अपने 2022 के सिलेबस के अंदर जो कंटेंट्स स्टडी करने को बताए हैं, उनमें आप देख रहे हैं ये कुछ चीज़ें, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपके बुक के अंदर, इनमें कुछ रिलेटेड चीज़ें भी हमें कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि सर्कुलेशन एक बहुत ही अहम टॉपिक होता है। तो उसको आपने हल्का नहीं लेना, उसको आपने आसान नहीं समझना, काफ़ी उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो हमने जो पिछले 2 लेक्चर्स में चीज़ें कवर की हैं, उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कार्डियक साइकिल और कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट भी डिस्कस हो चुका है। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर अब हम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह। और इसके साथ साथ फिर लिम्फेटिक सिस्टम पे आ जाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम को भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे जी। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए कि ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी, इनको सर्कुलेटरी वेसल्स भी कहा जाता है। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज़ ब्लड, वो हमेशा इन वेसल्स के अंदर कन्फाइंड रहता है और बॉडी टिश्यूज़ के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं होता, उनको बाथ नहीं करता। ये ब्लड वेसल्स 3 किस्म की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन तीनों में किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में इन तीनों का एक ओवरव्यू बताया हुआ है। और उसके बाद फिर हम इन पॉइंट्स को टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर भी देख लेंगे कि किस तरह से ये तीनों एक दूसरे से वेरी करती हैं। और पीएमसी की डिमांड भी यही है कि आपके अंदर ये सलाहियत हो कि आप इनमें कंपेयर कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें आर्टरी, वेन और कैपिलरी कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आर्टरीज बेसिकली ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती हैं। आर्टरीज के बारे में आपने याद रखना है कि आर्टरीज आर ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब है ब्लड को बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर ये पहुंचाती हैं, यानी दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। लेकिन इसके मुकाबले में वेन्स आर कॉल्ड ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स। ये ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स हैं, यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके ये हार्ट की तरफ लेकर आएंगे, ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स। आमतौर पर आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, लेकिन अभी आप कुछ एक्सेप्शनल आर्टरीज भी मुलाहिजा करेंगे विच हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसी आर्टरीज में आपने याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी, और इसके साथ साथ पल्मोनरी आर्टरी के साथ साथ एक और आर्टरी होती है विच इज़ ओनली फाउंड इन द फीमेल बॉडी, विच इज़ नोन एज अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी, देखो यहाँ पर ये इस अम्बिलिकल आर्टरी के मुतालिक ये सवाल भी बनता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज ओनली फाउंड इन द फीमेल बॉडी। तो अम्बिलिकल आर्टरी और ये पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों ऐसी आर्टरीज हैं जो कि असल में देखो, अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो बेसिकली ये फीटल बॉडी के अंदर मौजूद होती है।
फीटल बॉडी के अंदर, अम्बिलिकल आर्टरी, जो फीटस और मदर के दरमियान कनेक्टिंग कॉर्ड है, अम्बिलिकस या अम्बिलिकल कॉर्ड, ये दरअसल उसके अंदर मौजूद है। तो चूंकि ये उस वक्त फीटस मदर बॉडी के अंदर होता है, इस वजह से इसको अज्यूम किया जाता है कि ये फीमेल बॉडी में, हालांकि वो फीटस कोई मेल फीटस भी हो सकता है और वो कोई फीमेल फीटस भी हो सकता है। बहरहाल चूँकि उस वक्त फीटस मदर बॉडी में होता है, तो इस वजह से अज्यूम ये किया जा रहा है कि ये फीमेल बॉडी में मौजूद है। तो पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी के अलावा बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं, दे हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दो में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड। सिमिलरली वेन्स में भी ये दो एक्सेप्शंस होंगी, एक उसमें पल्मोनरी वेन आ जाती है, पल्मोनरी वेन, और दूसरी इसमें आ जाएगी अम्बिलिकल वेन। सो दीज टू वेन्स हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज बाकी जितने भी वेन्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बाज़ वक़्त हम ये एमसीक्यूज़ जो बना रहे होते हैं उसमें इस तरह के एमसीक्यूज़ बने हुए आपको मिलेंगे जिनमें आर्टरीज या वेन्स के मुतालिक कोई करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाएगी आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट आर्टरी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट वेन, और उसमें इस तरह की जो फीचर्स मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो गिवन होते हैं। दैट आर्टरी ऑलवेज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट, या वेन ऑलवेज कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये भी गलत होगी स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस आपको। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट में वर्ड जनरल लिखा हुआ है कि आर्टरीज जनरली कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस बात को दुरुस्त माना जाएगा, क्योंकि वर्ड जनरली इसमें गुंजाइश मौजूद है कि देयर में बी एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड जनरली नहीं है, वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई स्टेटमेंट है, तो उसमें आपने इसको इग्नोर करना है। आर्टरी और वेन, दरअसल ये फंक्शन के लिहाज से हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया अभी कि ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग थी और ये ब्लड कलेक्टिंग वेसल थी। अगर हम इनका स्ट्रक्चर व्यू करें तो इनके स्ट्रक्चर में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देंगी। देखो, फंक्शन के लिहाज से अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, तो इसमें एक बात ये भी कही जाती है कि आर्टरीज ये हार्ट में से ओरिजिनेट होती हैं या उसमें लीड करती हैं। तो आर्टरीज हमेशा ये हार्ट से ओरिजिनेट होंगी, क्योंकि ये हार्ट से अवे ब्लड को लेकर जाती हैं, तो दे ऑफन ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट, ये वर्डिंग यूज़ की जाती है। बट वेन्स लीड टू द हार्ट। वेन हमेशा जिस ऑर्गन से निकल रही होती है, तो उस ऑर्गन से ब्लड को ड्रेन कर रही होती है, ठीक है। और जबकि आर्टरी जिस ऑर्गन में जा रही होती है, वहाँ पर ये ऑर्गन में ब्लड को सप्लाई कर रही होती है। तो ये सप्लाई और ड्रेन वर्ड भी आपको मुख्तलिफ जगहों पर मिलेंगे और ये कंफ्यूज करते हैं वर्ड्स, तो आपने ये केयरफुल रहना कि आर्टरी एक्चुअली सप्लाइज द ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, बट वेन्स यूजुअली ड्रेन द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, तो आर्टरी और वेन को अगर हम स्ट्रक्चरली कंपेयर करें तो हमें नज़र आएगा कि दोनों आर्टरीज और वेन्स, ये हम आर्टरी और वेन को इस वजह से साथ साथ लेकर चल रहे हैं कि कैपिलरीज इनसे बहुत मुख्तलिफ हैं और उनको हम अलग से कवर करेंगे। आर्टरीज और वेन्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर, तो इस वजह से उनको साथ साथ हम कवर कर रहे हैं। आर्टरी और वेन के स्ट्रक्चर में हमें ये बात रियलाइज़ होती है कि 3 लेयर्स होती हैं इसकी वॉल के अंदर। ओवरऑल आर्टरी की वॉल बहुत थिकेंड होती है, लेकिन वेन की वॉल कंपैरेटिवली लेस थिकेंड होगी। बहरहाल कैपिलरी की वॉल से वेन की वॉल बहुत थिकेंड है, सही। आप ये मत समझिएगा कि वेन सबसे कम थिकनेस रखने वाली वॉल पर मुश्तमिल है, ऐसा नहीं है। सबसे कम जो थिकनेस होगी वॉल की वो कैपिलरी की होगी। बहरहाल अगर कंपेयर किया जाए आर्टरी वेन को, तो आर्टरी की वॉल ज़्यादा थिकेंड, वेन की लेस थिकेंड होगी। 3 लेयर्स होंगी। ट्यूनिका इंटीमा इज द इनर मोस्ट। ये जो ट्यूनिका इंटीमा है, दिस इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एंडोथीलियम। जैसे हमने हार्ट की इनर मोस्ट लाइनिंग एंडोथीलियम पर मुश्तमिल देखी थी, बिल्कुल इसी तरह से आर्टरी और वेन की भी जो इनर लाइनिंग है ट्यूनिका इंटीमा, इट कंसिस्ट ऑफ एंडोथीलियम। तो ये एंडोथीलियम के साथ ही यहाँ पर आपको इसके साथ पैरेलली कुछ और चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं, जैसे सब एंडोथीलियम लेयर भी यहाँ पर मौजूद है और इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन भी इसके साथ मौजूद है।
बट इसमें जो मेजर पोर्शन है वो ये एंडोथेलियम है। सेकेंड लेयर इज द ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की ये बनी हुई है। इन केस ऑफ आर्टरी देयर आर लॉट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स आर देयर, लेकिन आपको वेन के केस में इलास्टिक फाइबर्स बहुत कम मिलेंगे, यहाँ पे बहुत रेयरली। जैसे आपको वेन में सिर्फ ये जो इलास्टिक फाइबर्स थे, इलास्टिक इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, सिर्फ वो नज़र आ रही थी, लेकिन अदरवाइज आपको स्मूथ मसल्स के साथ इलास्टिक फाइबर यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे। इलास्टिक फाइबर मेनली प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द आर्टरी, और उसका रीज़न भी है आर्टरी के अंदर ये इलास्टिक फाइबर क्यों ज़्यादा मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। आर्टरी को ब्लड प्रेशर के साथ टैकल करना होता है, उसके साथ फेस करना होता है। तो जब भी ब्लड प्रेशर हाई होगा, आर्टरी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर ये एक्सपैंड कर जाएगी, और जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस इवेंट को कहते हैं वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन and vasoconstriction. So these vasodilation and vasoconstriction are the properties of the artery, not the vein, because vein has no blood pressure and therefore has very less number of elastic fiber. तो ये दोनों properties vasodilation and vasoconstriction, that is contraction of blood vessel and the expansion of the blood vessel, both of these are the properties of arteries. अच्छा, उसके बाद outer most आप देखिए layer tunica externa which is made up of collagen fibers. तो collagen fibers पर मुश्तमिल ये outer layer है। यहाँ पर देखो डायग्रामेटिकली थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो outer collagen fibers की लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिकेंड है, तो एक्चुअली ज़्यादा जो मेजर पार्ट होता है वो स्मूथ मसल्स का होता है। मिडल लेयर इज मेजर बल्क जो कि आर्टरी और वेन की वॉल में मौजूद है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। आर्टरीज और वेन्स में अगर आप मज़ीद कंपेयर करें तो आपको नज़र आएगा कि जो लार्जेस्ट आर्टरी है विच इज़ नोन एज द aorta, largest artery is aorta, which has approximately 23 millimeter diameter, and the largest vein is known as vena cava. aorta एक ही है बॉडी के अंदर, बट वेना केवा दो हैं। वेना केवी प्लूरल वर्ड यूज करते हैं हम, वेना केवी, तो टू वेना केवी है, वन इज सुपीरियर एंड अदर इज इंफीरियर, और इसका भी डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। लेकिन अगर मैं आपसे इंटरनल बोर एरिया पूछूं इनका, तो चूंकि देखो इसकी वॉल की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो वॉल की थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से जो इंटरनल बोर है वो बहुत कम होगा, यानी इनर डायमीटर। बट यहाँ पर वॉल की थिकनेस चूँकि कम है, तो इस वजह से द इंटरनल बोर एरिया इज़ वाइडन एज कम्पेयर टू द आर्टरी। अदरवाइज ये जो लार्जेस्ट आर्टरी और वेन्स हैं जैसे aorta और वेना केवा, दे हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम डायमीटर, दैट इज़ 23 मिलीमीटर। लेकिन अगर हम स्मॉलेस्ट आर्टरी और वेन को देखें, द स्मॉलेस्ट आर्टरी इज नोन एज आर्ट्रियोल, जिसका डायमीटर तकरीबन कोई 0.2 मिलीमीटर या 200 माइक्रोमीटर है, जबकि स्मॉलेस्ट वेन इज द वेन्यूल, इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.04 टू 0.05 मिलीमीटर, यानी 40 टू 50 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट वेन होंगी यानी वेन्यूल्स, ये आर्ट्रियोल से ज़्यादा छोटे साइज़ के होंगे, इनका डायमीटर इनसे कम होगा। लेकिन जो लार्जेस्ट वेन और आर्टरी थी उनका डायमीटर ऑलमोस्ट सेम था। तो आर्टरी और वेन में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के हवाले से कि पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी दे हैव ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये किस साइड पर लेकर जाते हैं इनकी आपने लोकेशन भी याद रखनी है। दैट पल्मोनरी आर्टरी supplies the blood to the lungs for oxygenation, और जबकि अम्बिलिकल आर्टरी supplies the blood to the mother, ये फीटल ब्लड को मदर के अंदर लेकर आती है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन की जा सके। और जबकि पल्मोनरी वेन जो कि लंग से हार्ट में आएगी, और अम्बिलिकल वेन जो कि मदर से फीटल बॉडी की तरफ जाती है,
तो इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। अच्छा, आर्टरीज और वेन्स ये किस जगह पर कंबाइन करती हैं? तो एक्चुअली होता ये है कि आर्टरीज डिवाइड होते हुए छोटी आर्टरीज में कन्वर्ट होंगी और छोटी आर्टरीज अल्टीमेटली आर्टरियोल्स में। तो जिस जगह पर वेन्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो दरमियान में कैपिलरी बेड आ जाता है। कैपिलरी बेड, कैपिलरी का मैं अभी आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। तो कैपिलरी बेड इज सिचुएटेड बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। पहले तो कैपिलरी का स्ट्रक्चर भी हम देख लें, उसके बाद फिर इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ जस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल, जो कि जस्ट एक एंडोथीलियम है। इट हैज नो ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ये तमाम ब्लड वेसल के फीचर्स नहीं है, कीप इन योर माइंड, ठीक है। दे आर फाउंड ओनली इन द आर्टरीज एंड वेन्स। इन केस ऑफ कैपिलरी देर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। लेकिन कैपिलरी के बाहर एक और चीज मौजूद होगी, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द कोलेजन फाइबर्स एंड इट एक्ट एज अ फिल्टर। एक फिल्टर के तौर पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन वर्क कर रही होती है। ये नॉन सेलुलर लेयर है। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स, जबकि जो सेलुलर लेयर होगी इसकी अपनी, वो है एंडोथीलियम। तो इसमें जो एंडोथीलियम है इसके सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं एंड देयर आर स्पेसेस इन बिटवीन, एंड थ्रू दोज स्पेसेस जो कंटेंट अंदर मूव कर रहे होते हैं, खासतौर पर जो लिक्विड कंटेंट है ब्लड का, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, वो निकल कर बाहर एक्यूमुलेट करता जाएगा। और इस तरह से कैपिलरीज के बाहर जो जगह होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, वो फ्लूइड से ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाएगी। दैट फ्लूइड एक्चुअली कम्स फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। और जब वो फ्लूइड यहाँ पर बाहर एक्यूमुलेट कर जाएगा तो देन दैट फ्लूइड इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखो आर्टरीज और वेन्स में एक और भी डिफरेंस हमें ये नज़र आता है कि आर्टरीज में अमूमन कोई वेल्व्स मौजूद नहीं होते, सिवाय वो आयोर्टिक सेमिलुनर वेल्व और पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व के, जो कि आयोर्टा की बेस में और हमने पल्मोनरी ट्रंक की बेस के अंदर डिस्कस किया था, सिर्फ वो मौजूद होंगे। लेकिन वो भी हकीकत में आर्टरी के वेल्व्स नहीं माने जाते। सही है, ये बात जहन में रखिए। जस्ट हम समझाने के लिए वो रेफरेंस देते होते हैं, लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन आए कि आर्टरी में कोई वेल्व है, तो आर्टरी में कोई वेल्व नहीं है। वो जो वेल्व आप देख रहे हैं बेसिकली वो हार्ट के वेल्व्स हैं, क्योंकि हार्ट में आमतौर पर जब आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेल्व्स आर प्रेजेंट, तो हार्ट कंटेन्स 4 वेल्व्स, 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स एंड 2 सेमिलुनर वेल्व। तो उसमें हम सेमिलुनर वेल्व्स को ये नहीं कहते कि ये आयोर्टा का वेल्व है। एक्चुअली इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द आयोर्टा, बट इट इज लोकेटेड विद इन द हार्ट। एंड सिमिलरली जो पल्मोनरी ट्रंक की बेस में पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व, तो वो भी हार्ट का वेल्व है, वो पल्मोनरी ट्रंक का वेल्व नहीं होगा। सही है। लेकिन वेन्स के अंदर आपको वेल्व्स मिलेंगे और ये वही सेमिलुनर टाइप के वेल्व्स होते हैं। These valves are present throughout the veins, especially those veins which are present below the heart level. Below the heart level से क्या मुराद है कि हार्ट से ऊपर का हिस्सा जो हेड साइड पर है, वहाँ पर जो ब्लड होगा उसने चूंकि नीचे आना है along the gravity, सो वहाँ पर किसी किस्म के वाल्व की कोई ज़रूरत नहीं है। बट द पोर्शन ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट बिलो द हार्ट, वहाँ पर जो ब्लड वेन्स में गुजर रहा होगा उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रैवल करके हार्ट की तरफ जाना है। तो इस वजह से इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, सेमिलुनर वेल्व्स थोड़े वक्फे से यहाँ पर वेन्स के अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह से आपको कैपिलरी में भी वेल्व नजर आएंगे। दोज वेल्व्स आर कॉल्ड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स कहाँ पर मौजूद है? तो आप देखो कि ये आर्ट्रियोल, तो आर्ट्रियोल से जो स्मॉलर वेसल ओरिजिनेट होती है इसको कहते हैं मेट आर्ट्रियोल। मेट आर्ट्रियोल, इसके बाद आगे कैपिलरी बेड शुरू हो जाता है मेट आर्ट्रियोल से। बट मेट आर्ट्रियोल ऑल्सो हैज
a direct link with the venule by means of thoroughfare channel. देखो thoroughfare channel क्या चीज़ है यहाँ पर? thoroughfare channel ये एक ऐसा लिंक है between atriole and venule जिसके दरमियान कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी. So without any hurdle blood can move from atriole to the venule. तो ये वेसल जो आर्ट्रियोल से वेन्यूल की तरफ ब्लड को लेकर जा रही है विदाउट एनी कैपिलरी बेड, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दैट वेसल इज कॉल्ड थॉरोफेयर चैनल. सो थॉरोफेयर चैनल का कुछ हिस्सा आर्टीरियल सिस्टम का हिस्सा है, कुछ हिस्सा इसका वेनस सिस्टम का हिस्सा है. ठीक है, तो ये थॉरोफेयर चैनल इज प्रेजेंट बिटवीन आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल. लेकिन ये जो कैपिलरी बेड है ये कहाँ पर मौजूद है? तो एक्चुअली कैपिलरी बेड originates from the metarterioles. Remember that capillary bed originates from thoroughfare channel or metarterioles. तो actually capillary bed originates from the metarterioles. Metarterioles इसमें आप देखिए कि ये start of the capillary bed पे यहाँ पे sphincter present है, muscular rings present है which are called pre-capillary sphincters. So ये जो pre-capillary sphincters होते हैं they control the flow of blood into the capillary region. कैपिलरी बेड के अंदर ये फ्लो ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करेंगे. कैसे कंट्रोल करेंगे? असल में होता ये है कि ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं इनमें एक इनवॉलंटरी एक्टिविटी चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की. इस एक्टिविटी को कहते हैं वैजोमोशन. यानी इसमें ये होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में वेल्व क्लोज हो जाएगा, जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो वहाँ पर रुक जाएगा, और जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो वेल्व ओपन हो जाएगा और ऐसी सूरत में जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो जारी हो जाएगा वहाँ पर. तो इनकी ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये साइक्लिकली हो रही है. साइक्लिकली से मुराद है कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए फिर दोबारा रिलैक्स हो गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए फिर रिलैक्स हो गए. तो यूँ एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसमें हो रही है. दैट इज कॉल्ड वैजोमोशन. लेकिन इस वैजोमोशन के अंदर जो ओपन फेज होगा, इस वैजोमोशन का दो फेजेज हैं इस वैजोमोशन के, ओपन फेज एंड द क्लोज फेज. तो इसमें जो ओपन फेज है इट्स ड्यूरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नीड ऑफ द बॉडी टिश्यू. यानी जिस बॉडी टिश्यू में वो कैपिलरी बेड मौजूद है उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ब्लड की, उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की. इस बुनियाद पर ये वैजोमोशन का जो ओपन फेज है उसका ड्यूरेशन बेस करेगा. अगर किसी बॉडी टिश्यू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की और ब्लड की, तो ऐसी सूरत में जो ओपन फेज है प्रोलॉन्ग हो जाता है, और जबकि क्लोज फेज बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा. और अगर किसी बॉडी टिश्यू को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना मकसद नहीं है, उसको रिक्वायर्ड नहीं है ब्लड, उसको न्यूट्रिएंट्स उस वक्त नहीं चाहिए और बॉडी चाहती है कि उस तरफ ब्लड ना जाए, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर वैजोमोशन में ओपन फेज बहुत ही ब्रीफ हो जाएगा और जो क्लोज फेज है वो प्रोलॉन्ग कर जाएगा. तो इस तरह से बॉडी नीड के अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज फेज के ड्यूरेशन के अंदर वेरिएशन आती रहती है, एंड दैट वेरिएशन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स एज वेल एज नर्वस कोऑर्डिनेशन. दोनों की वजह से ये इसमें इन्फ्लुएंस होता है और उससे फिर ये फ्लो ऑफ ब्लड कंट्रोल हो रहा होता है. जैसे आप देखिए कि सपोज करें इस वक्त ये ब्लड कैपिलरी बेड में जा रहा है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहाँ पे मुमकिन हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे जब ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स क्लोज हुए तो आपने देखा कि ब्लड कैपिलरी बेड को नहीं गया. तो देखो अगर ब्लड कैपिलरी बेड को ना जाए तो फिर वेन्स में कैसे पहुंचेगा भाई? क्योंकि हम आमतौर पर कहते हैं कि कैपिलरीज आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. तो अगर किसी भी बॉडी पार्ट में कैपिलरी बेड को ब्लड सप्लाई मुनक़ता कर दी जाए तो फिर वेन्स में ब्लड कैसे जाएगा? सो द आंसर इज थ्रू द थॉरोफेयर चैनल. अभी जो आपको बताया था ना कि एक कंटिन्यूअस लिंक है बिटवीन द आर्टीरियल सिस्टम एंड द वेनस सिस्टम बाय मीन्स ऑफ थॉरोफेयर चैनल. तो आर्टरीज और वेन्स को कौन लिंक करती हैं? कैपिलरीज करती हैं या थॉरोफेयर चैनल करते हैं, या बोथ ऑफ देम?
तो क्या आपको पिक करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट आर्टीरियल सिस्टम एंड द वेनस सिस्टम? थोरोफेयर चैनल इसको कनेक्ट करता है और कैपिलरीज, और बोथ ऑफ देम, तो एक्चुअली बोथ ऑफ देम कनेक्ट द आर्टीरियल सिस्टम एंड द वेनस सिस्टम। ठीक है, दोनों कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन आर्टीरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम रिमेन कंटिन्यू इन थोरोफेयर चैनल या फिर कैपिलरी बेड, तो थोरोफेयर चैनल में ये फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यू रहेगा, जबकि कैपिलरी बेड में कभी ये रुक जाता है और कभी ये जारी हो जाता है। तो इस तरह से ये फर्क रहता है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो ये जो कैपिलरीज थी, कैपिलरीज इनका रोल देखिए। कैपिलरीज बेसिकली इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी टिश्यूज एंड द ब्लड। देखो कैपिलरी के अंदर जो ब्लड मौजूद है उसमें दरअसल दो तरह के प्रेशर्स मौजूद होते हैं। उसमें एक तो जो ब्लड में मौजूद वाटरी कंटेंट है, वाटरी कंटेंट, तो उस वाटरी कंटेंट का एक प्रेशर होगा, उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाएगा। और जबकि ब्लड के अंदर बहुत सारे सोल्यूट्स भी प्रेजेंट हैं, स्पेशली ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स विच आर डिजॉल्व इन द प्लाज्मा विच एक्ट एज अ सोल्यूट, तो उस सोल्यूट का भी अपना एक प्रेशर होगा, उसको कहा जाएगा ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब देखो जैसे ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पाया जाता है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये यहाँ पर शो किया गया कैपिलरी का एक सेगमेंट है, ये जो एंड आपको दिखाया है ये एंड है आर्टीरियल एंड। ये कौन सा एंड है? आर्टीरियल एंड। आर्टीरियल एंड से मुराद है कि यहाँ से ब्लड दाखिल हो रहा है कैपिलरी के अंदर, और ये एंड कहलाएगा वेनस एंड, वेनस एंड। तो इस जगह से ब्लड वेन्स में दाखिल हो जाएगा। तो यूं कैपिलरी बेड के ये दो एंड्स होते हैं। ओके, तो जब ये ब्लड यहाँ पे दाखिल हुआ तो उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस वक्त ज़्यादा है, दैट इज़ 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, वेर एज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है, दैट इज़ 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, पॉजिटिव 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ग्रेटर। वेन एवर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऐसी सूरत में आउटफ्लो ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होगा। असल में ये जो डिफरेंस आया है ना इन दोनों प्रेशर के दरमियान, दिस डिफरेंस इज रेफर टू एज फिल्ट्रेशन प्रेशर। इसे क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो दिस फिल्ट्रेशन प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द फिल्ट्रेशन। यहाँ पर किस तरह की फिल्ट्रेशन हो रही है? यहाँ पर एक्चुअली फिल्ट्रेशन हो रही है, जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है वो निकल कर बाहर एक्यूमुलेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी क्लियर करते जाएं कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द ब्लड प्रेशर। इन अदर वर्ड्स दिस इज एक्चुअली द ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर के इक्विवेलेंट है। इसी चीज़ को आप यूं कह लें कि ये ब्लड प्रेशर है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर ब्लड प्रेशर यूं कम होते होते इस तरह से कैपिलरी रीजन के अंदर ये ब्लड प्रेशर इस हद तक कम हो चुका होता है। तो यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली वेनस एंड के ज़्यादा है, और वेनस एंड के मुकाबले में यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बना वो +10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का था, जिसकी वजह से यहाँ से चीज़ें निकल कर बाहर एक्यूमुलेट हो गई हैं। बाहर कहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई हैं? कैपिलरी के बाहर है टिश्यूज़, और टिश्यूज़ की जो दरमियान की स्पेसेस हैं उनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। अब ये जो फ्लूइड बाहर निकल कर जमा होगा, नाउ इट इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सही, तो इस तरह से आप देखिए ये यहाँ से आर्टीरियल एंड से चीज़ें बाहर मुंतकिल होंगी, लेकिन जो दरमियान में होगा पोर्शन कैपिलरी का, जो मिडल पार्ट है, वहाँ पर दरअसल जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो 0 हो जाता है। वजह दरअसल यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड वो भी 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और यहाँ पर ब्लड ऑस्मोटिक कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है।
सो इनका डिफरेंस चूँकि ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से नो मूवमेंट ऑफ मटेरियल अकर्स एट दिस रीजन। बट जो वेनस एंड होगा वहाँ पर अब उल्टा हिसाब हो जाएगा। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के मुकाबले में कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो गया भाई? दरअसल जो ब्लड यहाँ से फ्लो करता हुआ जा रहा था उसमें से लिक्विड कंटेंट निकल कर बाहर जब एक्यूमुलेट हुआ तो ऐसी सूरत में ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं वो डिक्लाइन हो गया, जबकि वो जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कांस्टेंट चला जा रहा है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसमें क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, एंड द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर लार्जर इन साइज, और इतना बड़े साइज की हैं ये ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन कि ये यहाँ से बाहर नहीं आ सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि कैपिलरी वॉल के बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी मौजूद है जो असल फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। तो वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है डजंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, देयरफॉर प्लाज्मा प्रोटीन रिमेन इन द ब्लड कैपिलरीज, और प्लाज्मा प्रोटीन जब अंदर ही रहेंगी तो इस वजह से जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम आर्टीरियल एंड टू द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी बेड, वो उसी तरह से कांस्टेंट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पड़ेगा तो किस में पड़ेगा? ब्लड प्रेशर में, जो कि मैंने किसके इक्विवेलेंट बताया? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, उसके इक्विवेलेंट है। लिहाजा ब्लड प्रेशर आर्टीरियल एंड पर ज़्यादा होगा, इस वजह से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ये +10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का बन गया था और चीज़ें बाहर मूव कर गई थी। लेकिन यहाँ पर वेनस एंड के ऊपर चूँकि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जबकि यहाँ पर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 25 मिलीमीटर मर्करी, और जो यहाँ पर डिफरेंस आया वो -7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का है। तो अब ये वाला जो -7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर, ये जो प्रेशर है फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसकी वजह से अब रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्टैब्लिश हो चुका था ये कैपिलरीज उनको वापस अपटेक भी करती हैं। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि चीज़ों को बाहर आउटफ्लो करने के लिए जो प्रेशर है वो ज़्यादा है या चीज़ों को दोबारा अपटेक करने के लिए प्रेशर ज़्यादा है? कौन सा प्रेशर ज़्यादा है? अगर आप दोनों की वैल्यू को, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दोनों प्रेशर्स की, उनको कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे ये 10 वैल्यू मिल रही है और यहाँ पर क्या वैल्यू मिल रही है? 7। तो इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा है। यानी सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्लड में से लॉस ज़्यादा होगा या ब्लड में अपटेक ज़्यादा होगा? तो क्या समझ रहे हैं आप? लॉस ज़्यादा होगा, यानी चीज़ें ज़्यादा ब्लड से निकल कर बाहर एक्यूमुलेट होंगी, अंदर वापस कम आएंगी। तो आप कहेंगे भाई इस तरह से तो हमारा ब्लड ज़ाया होता जाएगा। यकीनन ब्लड इस तरह से ज़ाया होता जा रहा होता है, बट इसकी जो कंपनसेशन है वो कैसे होती है? तो इसकी कंपनसेशन के लिए ही वो जो सेकंड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लिम्फेटिक सिस्टम, वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। वो इसी लॉस्ट पार्ट ऑफ ब्लड को वापस रिटर्न करेगा। कैपिलरीज हैव नो सच कैपेसिटी दैट ऑल द लॉस कंटेंट्स कैन बी रीअब्सॉर्ब। कैपिलरीज खुद नहीं कर सकती, लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके पैरेलली यहाँ पर मौजूद होगा, अभी आगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो वो इस काबिल है कि वो इस लॉस पार्ट को वापस ब्लड को रिटर्न करे। कैसे रिटर्न करेगा वो आगे चलकर हम देखते हैं। सही। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर जो आपसे पूछी जा सकती है, एक तो ये बात कंफर्म होगी कि भाई ये जो भी मटेरियल्स ब्लड से बाहर निकलेगा कैपिलरी से, तो वो उसके कौन से एंड से निकलेगा? आर्टीरियल एंड से या वेनस एंड से या दोनों एंड से? तो क्या बोलेंगे आप? आर्टीरियल एंड। हाँ जी, और वापस रीअब्जॉर्प्शन वेनस एंड पे होगी। और दूसरी बात जो यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है वो ये कि कौन से मटेरियल्स हैं जो बाहर निकलेंगे और कौन से मटेरियल्स हैं जो अंदर दाखिल होंगे। तो आप ज़रा देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए कि बॉडी टिश्यूज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है? न्यूट्रिएंट्स की। सो ऑलवेज न्यूट्रिएंट्स कम आउट, दे मूव आउट ऑफ द कैपिलरीज, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्यूमुलेट होंगे। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली ये मूव आउट होंगे। ऑक्सीजन इज ऑल्सो
नीडेड बाय द बॉडी टिश्यूज़, ऑक्सीजन भी ब्लड से निकल कर ये बॉडी टिश्यूज़ को मिलेगी, तो ये भी बाहर निकलेगी, सही। जबकि यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वो किसकी हो रही है मेनली, हालांकि टू सम एक्सटेंट न्यूट्रिएंट्स कैन आल्सो बी रीअब्जॉर्ब, बट मेनली जिन चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट हैं, जो कि बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जनरेट हुए हैं और उनको अब आगे ब्लड ने कैरी करना है टू देयर डेस्टिनेशंस, ताकि उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाए। जबकि दरमियान का जो हिस्सा है वहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, वहाँ पर न्यूट्रिएंट भी होंगे, वहाँ पर CO2 भी होगा, ऑक्सीजन भी, वेस्ट भी, सब कुछ मौजूद होगा। यहाँ पर देखो दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़ न्यूट्रिएंट रिच। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी वो पार्ट जो आर्टीरियल एंड के करीब होगा वो न्यूट्रिएंट रिच होगा, और वेस्ट रिच पार्ट कौन सा होगा, विच इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेनस एंड। क्लियर होगी बात। सो इस तरह से ये देखो कैपिलरीज अपना रोल प्ले कर रही हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी ये कैपिलरीज से ही ओरिजिनेट हो रहा है। सर जी सर, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमसे MCQs में पूछा जा सकता है, इनकी वैल्यूज? ये वैल्यूज़ एग्जैक्टली नहीं पूछी जा सकती, ठीक है। ये वैल्यूज़ वैसे वो A लेवल्स के अंदर गिवन है, तो आपसे ये एग्जैक्टली ये वैल्यूज़ नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो कंटेंट आपके FSC की बुक्स के अंदर हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। A लेवल्स में अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ दी हुई है, कोई वैल्यू वगैरह, तो वो डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, बट कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको कम से कम ज़रूर पता होना चाहिए, ओके ठीक है। और वैल्यूज़ भी अगर आप याद रख लें तो हर्ज कोई नहीं है, इंफॉर्मेशन जितनी ली जाए उतनी अच्छी होती है दिमाग के लिए। अच्छा बेटा, तो ये आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इसमें हमने काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया, और ये पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी से क्वेश्चंस बनाते हुए इन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इन पॉइंट्स को आपने वर्ड टू वर्ड रीड करना है। ये वही सारी बातें हैं जो अभी हमने की हैं डिस्कस करते हुए, ठीक है। तो इनको आपने थॉरली रीड करना है, ताकि इनमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे, और इंशाल्लाह इसमें कोई नहीं रहेगी। आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। अब ज़रा देखिए कि ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स के अंदर कैसे कंट्रोल होता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने में 3 मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक फैक्टर को वेजो डायलेशन कहेंगे, एक फैक्टर को वेजो कंस्ट्रिक्शन, और तीसरा वेजो मोशन। वेजो डायलेशन अभी जैसे बताया था कि दिस इज एक्सपेंशन ऑफ द वेसल्स, वेजो कंस्ट्रिक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसल, और वेजो मोशन ये वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर की साइक्लिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, जिसकी वजह से कैपिलरी बेड के अंदर फ्लो कंट्रोल हो रहा है। वेजो डायलेशन में ये कुछ हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एपिनेफ्रीन आल्सो नोन एज एड्रीनालिन, ये एक वेजो डायलेटर है। सिमिलरली सम अदर लोकल हार्मोन्स सच एज काइनिन्स, मिसाल के तौर पर हिस्टामीन या फिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे आर आल्सो वेजो डायलेटर्स। आपने इम्यूनिटी के अंदर पढ़ा होगा कि ये हिस्टामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, ये जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस वक्त भी ये सिक्रीट होते हैं, और वहाँ पर ये वेजो डायलेशन कॉज करते हैं और पेन की सेंसेशन शो करते हैं, ताकि हम उस तरफ मुतवज्जा हों, और वहाँ पर फिर हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो भी रिक्रूट करें, ठीक है। तो ये वेजो डायलेशन, इसका दरअसल मकसद ये होता है कि ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ किया जाए उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। और अमूमन ये वेजो डायलेशन जब कभी किसी जगह पर कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस जगह पे वेजो डायलेशन होती है और बॉडी में इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द इन्फ्लामेशन। और वेजो डायलेशन इसके अलावा ये थर्मो रेगुलेशन में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली गर्मियों में जब हमने अपनी हीट को ज़्यादा से ज़्यादा डिसिपेट करना होता है इन्वायरमेंट के अंदर, यानी रिमूव करना होता है, तो उस वक्त ये हमारी जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं वो वेजो डायलेट कर जाती हैं, ताकि ब्लड की सर्कुलेशन एक्सपैंड हो जाए और हीट बॉडी से बाहर निकल सके।
Vasoconstriction on the other hand, that is contraction of the vessels, it is influenced by the norepinephrine. ये vasoconstrictor टाइप का हार्मोन है. अगर कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी vasoconstriction कॉज करते हैं. दरअसल प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनकी डुअल प्रॉपर्टीज हैं. सम ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन vasodilation and other are involved in the vasoconstriction. अच्छा, ब्लड प्रेशर एक और एस्पेक्ट है जो ब्लड वेसल्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है. इससे पहले कि हम ब्लड प्रेशर वाले टॉपिक को एक्सप्लोर करें, एक और चीज़ भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो फेडरल और केपी और बलूचिस्तान के कोर्स के अंदर वेस्कुलर पाथवेज दिए हुए हैं, जिसमें वो पल्मोनरी और सिस्टमिक पाथवे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कोरोनरी सर्कुलेशन है, रीनल सर्कुलेशन है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है. आप उसको भी थोड़ा सा रीड ज़रूर दीजिएगा और उनकी जो मेजर वेसल्स हैं उनके नाम ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इनमें से चंद एक वेसल्स के नाम पंजाब और सिंध की बुक्स के अंदर भी गिवन है. तो इस वजह से ऐसे जो कॉमन नेम्स होंगे वो यहाँ से आ सकते हैं. ठीक है, वहाँ पर यूँ स्पेशली अलग से ये वेस्कुलर पाथवेज नहीं दिए हुए, लेकिन चंद वेसल्स के नाम ज़रूर हैं, तो इस वजह से उनको ज़रूर आपने याद करना है. अच्छा, तो ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड और इम्पोज्ड बाय द फ्लोइंग ब्लड पर यूनिट एरिया ऑफ द वेसल वॉल. ब्लड वेसल की वॉल का जो यूनिट एरिया होगा उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है बाय द फ्लोइंग ब्लड, दैट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. वन ऑफ द वैल्यू इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर एंड अदर इज डायस्टोलिक प्रेशर. दरअसल ये दो टर्म्स इस वजह से ब्लड प्रेशर के ऊपर अप्लाई की जाती हैं कि देखो, जब ये वेंट्रिकल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो उस वक्त ये ब्लड निकल कर पल्मोनरी ट्रंक और अयोल्टा में दाखिल होगा, तो अयोल्टा की वॉल के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड करेगा. तो ये वाला जो प्रेशर होता है ये वो प्रेशर है जो हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं ना, कि जो मैक्सिमम प्रेशर होता है दैट इज़ 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. सो ये प्रेशर चूँकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल इवेंट के दौरान अपीयर हुआ, इस वजह से इसका नाम रख दिया है सिस्टोलिक प्रेशर. और जबकि अगले लम्हे जब डायस्टोलिक फेज़ होता है, तो डायस्टोलिक फेज़ में वेंट्रिकल्स यूँ रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाता है और आते आते तकरीबन ये कोई 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंचता है डायस्टोलिक फेज़ में, कि उसके बाद फिर डायस्टोलिक फेज़ सिस्टोलिक फेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रेशर फिर एक दफ़ा ऊपर जंप कर जाएगा. यानी डायस्टोलिक फेज़ में चूँकि प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आया था, तो इस वजह से दिस वैल्यू इज़ नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर. तो इस तरह से ये दो वैल्यूज़ अमूमन हम ले रहे होते हैं. इनफैक्ट दीज टू वैल्यूज़ आर अचीव्ड इन द अयोल्टा रीजन. इनको अयोल्टिक प्रेशर्स भी कहा जाता है. और आमतौर पर हम जब ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं किसी भी शख्स का, सो दैट ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड फ्रॉम द आर्म. यहाँ पर ये रेडियल आर्टरी मौजूद होती है और ब्रैकियल आर्टरी मौजूद होती है, तो इनसे हम ये ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं. किसी केस में हम ये जो कफ होता है इसका, उसको रिस्ट के ऊपर रैप करते हैं, तो ऐसी सूरत में रेडियल आर्टरी से इसकी मेजरमेंट ली जाएगी. और सम टाइम ये आर्म के ऊपर वाले हिस्से में इसको हम रैप करते हैं कफ को, और रीडिंग यहाँ से ली जाती है, तो ऐसी सूरत में ब्रैकियल आर्टरी से ये ब्लड प्रेशर लिया जाएगा. सो ब्लड प्रेशर इन द ब्रैकियल और रेडियल आर्टरी, ये अयोल्टा के ब्लड प्रेशर के मुकाबले में इसकी वैल्यू ज़रा सी कम होंगी, बट दे कैन बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट, यानी उसके करीब तर इसको अज्यूम किया जाएगा और इनको एज अ रेफरेंस ही यूज़ किया जाता है. बहरहाल ये याद रखो कि जो 80/120 वैल्यूज़ हैं, ये कौन से रीजन की हैं स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए तो वो अयोल्टा रीजन की वैल्यूज़ हैं. अच्छा, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन कैसे होती है? तो ब्लड प्रेशर इसमें इसकी रेगुलेशन के अंदर रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिनको ब्लड प्रेशर रिसेप्टर या बैरो रिसेप्टर्स कहा जाता है. इसमें कंट्रोल सेंटर इन्वॉल्व है विच इज़ लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इफेक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं वो ब्लड वेसल्स और
किडनी है। ब्लड प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स, इनकी दो मेजर क्लासेस होंगी। वन ऑफ देम आर कॉल्ड हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स और दूसरे लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर। लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स को ही दरअसल वॉल्यूम रिसेप्टर का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम के साथ इनका रिलेशन है। तो ये दो किस्म के ब्लड प्रेशर सेंस करने वाले सेंसर्स हैं। एक हाई प्रेशर को, जो कि 120/80 से वैल्यूज़ अगर ऊपर जाएं तो उनको ये सेंस करेंगे, और अगर 120/80 से अगर वैल्यूज़ नीचे आएँ, दोनों वैल्यूज़, तो उसको ये लो प्रेशर रिसेप्टर्स सेंस करते हैं। तो व्हेन दीज रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, व्हेन दे सेंस एनी डिविएशन। अच्छा, पहले तो ये देखो कि वेयर दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड। एक्चुअली दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द कैरोटिड साइनस। जैसे ये हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द कैरोटिड साइनस एंड द कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड साइनस क्या होता है? आपको वो हार्ट से याद होगा कि हार्ट के ऊपर से वो जो एक आर्च बन रही होती है अयोर्टा की, तो आपको बताया था कि ये अयोर्टिक आर्च जो होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द अयोर्टिक आर्च। तो इस अयोर्टिक आर्च से यहाँ से 3 वेसल्स निकली थी, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और ये लेफ्ट सबक्लेवियन, ऐसे ही था। तो ये जो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक था ये थोड़ा ऊपर जाकर ये यूँ डिवाइड होता है इनटू 2, और ये 2 जब बनेंगी इसमें से, तो ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं, दिस जंक्शन इज नोन एज कैरोटिड साइनस। इसमें से ये कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, और ये है राइट सबक्लेवियन वेन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, सो ये जो जंक्शन है इसको कहते हैं कैरोटिड साइनस। दिस इज कॉल्ड कैरोटिड साइनस। तो ये कैरोटिड साइनस में हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो सेंस करेंगे। इसके साथ साथ ये कैरोटिड आर्टरीज के अंदर भी, उसकी वॉल के अंदर भी हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, तो इनके ज़रिए हाई प्रेशर को सेंस किया जाएगा। वेयर एज द लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ आर्टरिया, हार्ट के एट्रियल वॉल के अंदर मौजूद हैं, बल्कि इसके साथ साथ कैरोटिड आर्टरीज में भी ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं। दीज रिसेप्टर्स आफ्टर स्टिमुलेशन दे सेंड सिग्नल्स टू द मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा इंटरप्रिटेशन के बाद ये दोबारा सिग्नल सेंड करेगा ब्लड वेसल्स को। देखो, अगर ब्लड प्रेशर आपका राइज कर रहा है तो उसको लो करने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ की जाएगी? वेजो डायलेशन करवानी होगी या वेजो कंस्ट्रक्शन करवानी होगी? अगर ब्लड प्रेशर आपका राइज हो गया है, राइज होने की वजह से ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाया जाएगा ताकि जो प्रेशर उसके अंदर बना हुआ है वो लूज हो जाए। ब्लड वेसल इस तरह एक्सपैंड करेंगी तो जो उनके अंदर प्रेशर बना हुआ था वो लूज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखो कि हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए वेजो डायलेशन, और लो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो वेजो कंस्ट्रक्शन मेजर्स विल बी अडॉप्टेड। ओके, ये दोनों आपने मेजर्स याद रखने। अच्छा, ये जो अभी हमने वैल्यूज़ का जिक्र किया कि 120/80 ये डिफरेंस है सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर का। एक्चुअली दिस डिफरेंस इज, मैंने जैसे भी बताया कि ये पाया जाता है अयोर्टा रीजन के अंदर, लेकिन अगर आप ये अयोर्टा से आर्टरीज और आर्टरियोज में मूव करते हैं तो ग्रेजुअली ये डिफरेंस कम होता जाएगा। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ग्राफ आउट नज़र आ रहा है, तो एक्चुअली द आइडियल वैल्यूज आर 120/80। सो दिस डिफरेंस इज फाउंड इन द अयोर्टा रीजन बेसिकली, बट अयोर्टा से जब आप आर्टरीज में जाएंगे तो दिस रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा, बल्कि ना सिर्फ ये कम होगा बल्कि इसके साथ साथ ओवरऑल जो वैल्यू है वो भी कम होती चली जाएगी। और यहाँ तक कि आप देखिए कैपिलरी बेड में पहुंचकर अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक का कोई फ़र्क नहीं रहा, अब सिर्फ एक सिंगल प्रेशर ही आपको नज़र आएगा, और फिर उसके बाद ये प्रेशर कम होते होते ये वेना केवा में लीस्ट ब्लड प्रेशर मिलेगा। ये बात भी अक्सर पूछी जाती है कि विच रीजन ऑफ द वेसल सिस्टम कंटेन्स हाईएस्ट ब्लड प्रेशर और विच रीजन हैज़ लोएस्ट ब्लड प्रेशर। तो लोएस्ट ब्लड प्रेशर, यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन होती है बच्चों के जहन में। लोएस्ट ब्लड प्रेशर अमूमन बच्चे ऑप्ट करते हैं कैपिलरीज, तो गलत हो जाता है आंसर।
कैपिलरीज डोंट हैव लोएस्ट ब्लड प्रेशर। लोएस्ट ब्लड प्रेशर ये वेना केवी में होंगे, यहाँ पर, यानी जितना ये ब्लड हार्ट से दूर जाता जाएगा तो ब्लड प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। आप कहेंगे भाई वेना केवा तो ये हार्ट के साथ हैं, नहीं, एक्चुअली ब्लड फ्लो होना शुरू हुआ है थ्रू द एओर्टा और फिर पूरी बॉडी की सैर करता हुआ आखिरकार वो वेना केवा में पहुंचा है। बेशक वेना केवा दोबारा वो हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि पूरी बॉडी का चक्कर लगा चुका है ब्लड, तो इस वजह से ये जो वेना केवा है ये हार्ट से दूर तरीन मकाम कंसिडर किया जाएगा, फॉर्थेस्ट पार्ट ऑफ द वेसल सिस्टम फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, सबसे दूर दराज जो इलाका है हमारे वेसल सिस्टम का हार्ट से, वो कौन सा इलाका है? वो है वेना केवी। तो इस वजह से यहाँ पर लीस्ट ब्लड प्रेशर आपको मिलता है। ये ब्लड प्रेशर की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये केपीके वाली बुक के अंदर एक टेबल इस तरह का आपको मिलेगा। इन वैल्यूज़ को ज़रूर याद रखें। जैसे अयोर्टा के अंदर 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, आर्टरीज़ में तकरीबन थोड़ा सा कम हो गया ना, 102/60। ये आर्टरीज थोड़ा सा ज़्यादा दूर वाली आर्टरीज हैं, सही। आर्ट्रियोल्स के अंदर जाकर ये 60/45 का डिफरेंस रह गया। लेकिन ये कहते हैं कि जो कैपिलरीज हैं वहाँ पर अब ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे निल कर दी हैं, बस ब्लड प्रेशर यहाँ पे पॉइंट आउट किया है 40। तो क्या मतलब है, यहाँ पर ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर नहीं होता। तो हकीकत में कैपिलरीज में सिस्टोलिक प्रेशर भी 40 होता है और डायस्टोलिक भी 40 होता है। यानी कौन सा रीजन है जहाँ पर कांस्टेंट होगा ब्लड प्रेशर? अयोर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, ये कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में कांस्टेंट होगा, वहाँ पर ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक में कोई ऐसी चेंजिंग नहीं आ रही होगी। ठीक है, और फिर इसी तरह से वेन्यूल्स में ओवरऑल ब्लड प्रेशर 20 और कम हो गया। अभी आपने नोट किया था ना कि ये जो कैपिलरीज थी, कैपिलरीज अभी जैसे वो एक बेटी पूछ रही थी कि ये वैल्यूज़ याद करें या ना करें, तो देखो ये इस जगह पर भी एफएससी की बुक्स में भी ये वैल्यूज़ गिवन है। देखो ये 40 है, वही जो 35 वहाँ पर वैल्यूज बताई हुई थी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। तो मैंने कहा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ब्लड प्रेशर। ओके, यानी जो ब्लड प्रेशर है उसी चीज़ को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर करें। तो वहाँ 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वैल्यू बताई हुई थी कैपिलरी के आर्टीरियल एंड के ऊपर, तो यहाँ पर कितनी बताई हुई है? 40। और जबकि वेन्यूज़ यानी ये दूसरा एंड होगा कैपिलरीज का, तो यहाँ पर 20, तो उधर बताई हुई थी 18। तो ऑलमोस्ट ये थोड़ा बहुत इस तरह वैल्यूज़ का लिटरेचर में फ़र्क हमें नज़र आता भी होता है। बहरहाल कॉन्सेप्ट आप ये याद रखें कि आर्ट्रियोल्स का ब्लड प्रेशर, ये कैपिलरीज में जो आर्टीरियल एंड का ब्लड प्रेशर है वो हायर होगा और जो वेनस एंड का ब्लड प्रेशर है वो लोअर होगा, सही। और फिर ये इस तरह से वेन्यूल्स के बाद आगे वेन्स में और कम और वेना केवी में जाकर ये बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच गया। तो आपने ये देखा कि जितना दूर दराज मकाम होगा हार्ट से उतना ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सही। अच्छा, ना सिर्फ ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आती हैं जब ये ब्लड फ्लो करता है, बल्कि इसके साथ साथ रेट ऑफ ब्लड फ्लो में भी फ़र्क पड़ रहा होता है। तो हम यहाँ पर रेट ऑफ ब्लड फ्लो को कंपेयर करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वेसल सिस्टम में। आप देखिए कि ये है हार्ट, यहाँ से ब्लड फ्लो होना शुरू हुआ, पहले एयोर्टा रीजन, फिर आर्टरीज, फिर आर्ट्रियोज और फिर कैपिलरी बेड, फिर दोबारा वेन्यूज, वेन्स और फिर वेना केवा और दोबारा हार्ट, सही। तो अब यहाँ पर ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये इंडिकेट करिए रेट ऑफ ब्लड फ्लो को, और जबकि ये दूसरी जो ब्लैक कलर की लाइन है इट इंडिकेट्स द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेसल सिस्टम। तो आपको यहाँ रिलेशन क्या नज़र आ रहा है कि द रेट ऑफ ब्लड फ्लो, जिसको वेलोसिटी ऑफ ब्लड भी कहते हैं, ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्लड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रही है इस ग्राफ के अंदर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम होता जा रहा है, दूसरे लफ्ज़ों में जैसे जैसे टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम होता जा रहा है। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द हाईएस्ट in the capillary region, but the rate of blood flow is lowest in the capillary region. ये रेट ऑफ ब्लड फ्लो है जो लोएस्ट है कैपिलरी बेड, इसमें कैपिलरी का आंसर आएगा।
यानी विच रीजन हैज़ लोएस्ट रेट ऑफ ब्लड फ्लो, तो कैपिलरी। बट विच रीजन हैज़ लोएस्ट ब्लड प्रेशर, तो लोएस्ट ब्लड प्रेशर ये कैपिलरी में नहीं है, वेना केवा में है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने थोड़ा याद रखना है। यानी इससे हमें ये बात भी समझ में आ रही है कि देखो ये जो ब्लड प्रेशर और जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है, इसके साथ जो रिलेशनशिप है ना वो थोड़ी सी अजीबोगरीब है। कि वैसे आमतौर पर आयोर्टा से ऑनवर्ड ब्लड प्रेशर कम हो रहा होता है तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो भी कम हो रहा होता है। तो इस लिहाज से तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के साथ। बट कैपिलरी बेड के बाद अब रेट ऑफ ब्लड फ्लो दोबारा फास्ट होना शुरू हो गया, लेकिन प्रेशर तो और कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर फिर ये कैसे फास्ट हो रहा है रेट ऑफ ब्लड फ्लो? असल में देखो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे कोई फिजिक्स उल्टी नहीं हुई है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? ये जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है ना, आर्टीरियल सिस्टम है, यहाँ तो ब्लड प्रेशर की वजह से विदाउट एनी डाउट। बट रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द वेसल सिस्टम ये किस वजह से डेवलप होता जा रहा है? इन द वेन्स स्पेशली, वेन्स के अंदर जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो दरअसल हमारे बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और हमारी मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस पर डिपेंड कर रहा होता है। सो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स, ड्यू टू बॉडी मूवमेंट्स एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेमिलुनर वेल्व्स जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, तो वेन्स के अंदर ब्लड का फ्लो जारी रहेगा। सही, तो अदरवाइज ब्लड प्रेशर तो वेन्स में कम हो रहा था। सही, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें तो हमारे पास एयोर्टा के अंदर जो वेलोसिटी रिकॉर्ड होती है वो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, जबकि कैपिलरी के अंदर अगर आप देखें लोएस्ट वेलोसिटी, हाईएस्ट वेलोसिटी ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लोएस्ट वेलोसिटी आपको 0.26 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिलेगी। अगर आपसे ये पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि भाई कैपिलरी रीजन के अंदर ये रेट ऑफ ब्लड फ्लो इतना स्लो क्यों है, तो इतना स्लो इसकी वजह भी है, दरअसल कैपिलरी में एक्सचेंज होना होता है, तो इस वजह से यहाँ पर लोएस्ट ये रेट होगा ताकि जो भी लेना देना है वो इजीली हो सके। अदरवाइज अगर यहाँ तेज़ी से ब्लड गुजर जाता तो जो भी लेना देना था वो मुमकिन ना हो पाता। सही, अच्छा, तो अब यहाँ पर इस बात को रीजनिंग करते हैं हम कि भाई ये जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो था ये क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कैसे रिलेट कर रहा था। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी कि हम बात करें टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया की। व्हाट इज़ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया? देखो, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से मुराद ये होती है, मिसाल के तौर पर ये एक वेसल है, इसका हम क्रॉस सेक्शन यूँ कट करें तो ये क्रॉस सेक्शन आपको नज़र आया। अभी आप छोटे वाले गोल दायरों को इग्नोर कर दें, ठीक है, ये जो बड़ा गोल दायरा है इसको ज़रा आप फोकस करें। दिस इज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेसल। तो इसको जब हमने क्रॉस सेक्शन में देखा तो इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसके ज़रिए आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक जो वेसल है उसका एरिया आपने काउंट किया। मिसाल के तौर पर एयोर्टा एक सिंगल वेसल है, एयोर्टा इज़ अ सिंगल वेसल, लेकिन एयोर्टा से सेवरल आर्टरीज निकल रही हैं, आर्टरीज उससे काफ़ी सारी। मिसाल के तौर पर ये बड़ा सर्कल एयोर्टा है और ये छोटे जो सर्कल आपको बना के दिखाए हैं ये आर्टरीज हैं जो एयोर्टा से निकल रही हैं। अगर हम एक ये वाला जो छोटा सर्कल है जिसको 1, ये 2, फिर 3, 4 ये लेबलिंग की हुई है, तो हम इस 1 वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करें तो क्या ये जो बड़े गोल दायरे से क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज़्यादा होगा या कम होगा? तो ऑब्वियसली इसका कम होगा। लेकिन भाई ये देखो, ये जो छोटे दायरे हैं ना, ये एक नहीं है, यहाँ पर ये काफ़ी सारे हैं। तो अगर आप एक का फाइंड आउट करें, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और सब का लेकर उसको सम अप करें, तो अब बताइए जो बड़े गोल दायरे का क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा हो जाएगा। सही, तो इस तरह से ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे जैसे वेसल्स का नंबर बढ़ता जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता जाएगा। तो आप इस डायग्राम में मुलाहिजा करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेसल कौन से रीजन में? कैपिलरी रीजन में। इस वजह से कैपिलरी बेड का जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हाईएस्ट है और इस जगह का जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होगा वो लोएस्ट होगा। तो इस तरह ये
दोनों जो क्वांटिटीज हैं इन्वर्सली रिलेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। जी भाई, तो अब आते हैं हम आखिर में लिम्फेटिक सिस्टम पे। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक और टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम भी है। दरअसल ये सिस्टम ब्लड के लॉस पार्ट को रिटर्न करने के लिए, द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्निंग ऑफ लॉस पार्ट ऑफ द ब्लड। और वो लॉस पार्ट ऑफ ब्लड क्या था? अभी आपको मैंने बताया कि जो कैपिलरी रीजन है वहाँ पर कोई लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है। अगर हम हिसाब लगाएं तो 24 घंटों के अंदर तकरीबन कोई 30 लीटर लॉस हो जाता है। आप कहेंगे भाई एक शख्स में ब्लड ही 5 लीटर होता है तो 30 लीटर कैसे लॉस हो गया, ये तो कोई लंबी छोड़ दी है। तो एक्चुअली होता ये है कि ब्लड चूँकि यूँ सर्कुलेट हो रहा है ना, तो हमने वो टोटल काउंट किया है कि भाई हर सर्कुलेशन पर कुछ लॉस हुआ, हर सर्कुलेशन पर कुछ, हालांकि वो वापस आ भी तो रहा है ना। तो इस वजह से अगर हम सिर्फ लॉस को काउंट करें तो पता चलेगा भाई 24 घंटों में 30 लीटर लॉस हो चुका है। और इन 24 घंटों में वापस कितना रिटर्न हुआ? 27 लीटर। तो डिफरेंस कितना रह गया? तकरीबन वो कोई 3 लीटर या 4 लीटर के करीब डिफरेंस रह गया जो वापस रिटर्न ना हो सका। ये वापस रिटर्न कहाँ से हुआ है? ये वही अभी जो मैं बता रहा था ना कि कैपिलरी का जो एंड वेनस साइड पर है वो रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो ये वहाँ से अपटेक हुआ है। और लॉस कहाँ से हो रहा था? आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी। देखो ये कैपिलरी का आर्टीरियल एंड है और ये कैपिलरी का वेनस एंड है, तो यहाँ से लॉस हो रहा था और यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। सही, तो इस तरह से कुछ डिफरेंस रह गया, दैट इज़ 3 to 4 लीटर पर 24 आवर्स। उसको वापस लाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम है। तो ये कैसे लेकर आएगा? दरअसल लिम्फेटिक सिस्टम, इसकी जो कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज इन्हें कहा जाता है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द टिश्यू स्पेसिस। ये जो टिश्यूज़ की स्पेसिस है वहाँ पर ये भी मौजूद हैं। जैसे आप देखो ये जो ग्रीन कलर की आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं, दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज। और बाकी आपको ये कैपिलरी बेड नज़र आ रहा है। तो लिम्फ कैपिलरीज कैन अपटेक द इंटरस्टिशियल फ्लूइड मोर इजीली देन द ब्लड कैपिलरीज। वजह यह है कि ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं इनके अंदर, इनकी वॉल के अंदर इस तरह के वेल्व्स लगे हुए हैं, यूनिडायरेक्शनल वेल्व्स, दैट अलाउ ओनली द अपटेक ऑफ मटेरियल, लॉस को वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये सिर्फ आपको यहाँ पर एरोज के जरिए ये इंडिकेट किया गया है कि सिर्फ वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एंटर होगा इनके अंदर, लॉस नहीं हो सकेगा। तो रफ्ता रफ्ता वो जो 3 लीटर का डिफरेंस आया था ना, वो इसके अंदर अपटेक होता रहता है और ये लिम्फ कैपिलरीज फिर उस लिम्फ को उठाकर आगे दूसरी बड़ी वेसल्स में पहुंचा देती हैं और यूं फिर ये पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होते हुए आखिरकार ब्लड में पहुंचेगा। तो अब यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं इस पूरे सिस्टम में वो क्या है? एक तो है लिम्फ। लिम्फ क्या चीज़ है? लिम्फ ये वही फ्लूइड है जो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड था और जब ये लिम्फ कैपिलरीज में आ गया तो अब लिम्फ कहलाएगा। तो फिर ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था वो कौन था, वो कहाँ से आया था? वो असल में प्लाज्मा से आया था। तो आप इन तीनों में कंपेयर करें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ये ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर लिम्फ, और लिम्फ दोबारा फिर ये प्लाज्मा में शामिल हो जाएगा। लिम्फ दोबारा से फिर ये प्लाज्मा में दाखिल हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लिम्फ ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड किसके साथ होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ या प्लाज्मा के साथ? तो ऑब्वियसली लिम्फ जहां से ओरिजिनेट हुआ उसके साथ ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होगा। तो लिम्फ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इस वजह से ये इसके साथ ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। जैसे लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होते, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी नहीं होते, यहाँ पर वो प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती हैं, यहाँ पर भी प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती हैं, जबकि प्लाज्मा में आरबीसी भी सस्पेंडेड है वहाँ पर, हालांकि पार्ट नहीं लेकिन वैसे उसके अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स भी मौजूद हैं।
तो इस तरह से लिम्फ इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, लिम्फ अपटेक होने के बाद सबसे पहले कैपिलरीज में आता है, लिम्फ कैपिलरीज, और ये लिम्फ कैपिलरीज छोटी छोटी कैपिलरीज मिलकर बड़ी वेसल्स बना लेती हैं जिनको लिम्फ वेसल्स कहा जाता है। वो बड़ी और वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो देयर आर सेवरल लिम्फ वेसल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, और इन लिम्फ वेसल्स में कुछ कुछ वक्फों से कुछ खास रीजन्स मौजूद होते हैं जिनको लिम्फ नोड्स कहा जाता है, लिम्फॉइड मैसेज कहते हैं। सही, तो लिम्फ वेसल्स जो होती हैं इनमें स्मॉलर लिम्फ वेसल्स जिनको कैपिलरीज कहा गया, जैसे आपने लैक्टील पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टील्स, ये लिम्फ कैपिलरीज की टाइप्स हैं। उसके बाद फिर ये स्मॉलर, फिर लार्जर, और फिर लार्जेस्ट लिम्फ वेसल। लार्जेस्ट लिम्फ वेसल का अक्सर नाम पूछा जाता है, ये है थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। दिस थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट इज कनेक्टेड विद राइट सबक्लेवियन वेन। ये किसके साथ जाकर मर्ज हो जाएगी? राइट सबक्लेवियन वेन, जो कि राइट आर्म से आ रही होती है ये वेन, और इस तरह से सारा लिम्फ ये पहुंच जाएगा राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। असल में होता ये कि बहुत सारी छोटी छोटी लिम्फ वेसल किसी एक जगह पर कन्वर्ज करती हैं। वो जो कन्वर्जिंग पॉइंट है उसको कहते हैं लिम्फ नोड। ये तमाम वेसल्स जो एक लिम्फ नोड पे इकट्ठी हो रही होती हैं उनको कहते हैं अफरेंट लिम्फ वेसल। जबकि उस लिम्फ नोड से आगे जो एक बड़ी वेसल ओरिजिनेट होगी उसको कहेंगे इफरेंट। सो अफरेंट वेसल्स देन इफरेंट। अब ये वाली जो इफरेंट है ये अगले लिम्फ नोड के लिए अफरेंट बन जाएगी, और फिर उससे आगे और एक बड़ी वेसल निकलेगी। यूं रफ्ता रफ्ता आखिरकार जो सबसे बड़ी लिम्फ वेसल है थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, वहां तक पहुंच जाएंगे। ये वाले जो लिम्फ नोड्स आपको बताए ना, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट 3 जगहों पर ज्यादा प्रोमिनेंट है। मिसाल के तौर पर एक्जीला यानी आर्म पिट्स, ये जो आर्म बॉडी ट्रंक के साथ कनेक्टेड है तो उसका जो एक्सल बन रहा है उसको एक्जीला कहते हैं। नेक के अंदर ये बहुत ज्यादा मौजूद है, सर्वाइकल रीजन में, और ग्रोइन जहां पर हमारी लेग्स बॉडी ट्रंक के साथ कनेक्ट हो रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्रोइन। तो इन जगहों पर लिम्फ नोड्स ज्यादा आपको मिलेंगे बाकी जगहों के मुकाबले में। अच्छा, लिम्फ वेसल्स का एक और फीचर भी याद रखिएगा। लिम्फ वेसल का जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉलर वेन्स के साथ मैच करते हैं, यानी इनके अंदर भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेल्व्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बात भी अक्सर पूछी जाती है। अच्छा, अब बात कर रहे थे कुछ लार्ज साइज के लिम्फ नोड्स हैं विच आर वेरी मच प्रोमिनेंट। इनके नेम्स और लोकेशन अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। एडिनोइड्स, दे आर प्रेजेंट बिसाइड द नेजल कैविटीज, दीज आर लिम्फ नोड्स। टॉन्सिल्स, ये भी लिम्फ नोड्स हैं नेक रीजन में। थाइमस, चेस्ट रीजन के अंदर एक लिम्फ नोड है, और स्प्लीन, ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर एक लिम्फ नोड है। द लार्जेस्ट लिम्फ नोड इज द स्प्लीन। स्प्लीन का एक और एडिशनल रोल भी है कि ये कोई भी ब्लड के अंदर अगर फॉरेन या डैमेज पार्टिकल्स हैं उनको ये फिल्टर करने में इन्वॉल्व होता है, ब्लड को साफ करता है। लेकिन नाइट्रोजनस फेज को फिल्टर नहीं कर रहा, वो किडनी करते हैं। ये क्या करते हैं? फॉरेन और डैमेज पार्टिकल। अच्छा, फाइनली अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस में एक तो ये मेजर फंक्शन जिसके लिए ये पूरी बिसात बिछाई गई कि टू रिटर्न द लॉस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड, ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन कहलाएगा। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शंस क्या होंगे इसके? मसलन इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। आप याद करें डाइजेस्टिव सिस्टम से लिपिड की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट लैक्टील में और फिर पूरे लिम्फेटिक सिस्टम की सैर करते वो आखिरकार ब्लड में दाखिल हुए थे, तो ये भी इसका एक एडिशनल रोल है। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, जैसे मैंने स्प्लीन का भी रोल बताया, दिस इज ऑल्सो एन एडिशनल रोल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। और सिंथेसिस ऑफ WBCs, ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ WBCs। कौन से वाले WBCs? स्पेशली जो ए ग्रेन्यूलोसाइड, 2 तरह के WBCs होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्यूलोसाइड्स और दूसरे ए ग्रेन्यूलोसाइड। तो ए ग्रेन्यूलोसाइड्स टाइप के ए ग्रेन्यूलोसाइड्स ये WBCs की काइंड है। इसकी मिसाल क्या है? जैसे मोनोसाइट जो बाद में मैक्रोफेज बनते हैं, और लिम्फोसाइट जो इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है। तो ये असल में ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम
द लिम्फ नोड्स, तो ये इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस है। और आखिरी चीज़ कि कंट्रीब्यूट्स इन इम्यूनिटी, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें आपको बताइए ना, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम इनफैक्ट इम्यूनिटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये सारे फंक्शंस हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। ठीक है भाई, तो इसके साथ ये आज का हमारा लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। इसमें हमने ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम इसको अब कंप्लीट कर लिया है इन 3 लेक्चर्स में। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम गैस एक्सचेंज, जिसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, तो गैस एक्सचेंज को हम एक्सप्लोर करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम उसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लें, अदरवाइज़ 2 लेक्चर्स में वो जाकर कंप्लीट होगा। तो इंशाल्लाह जो इस वीक के एंड पर हमारा टेस्ट होना है, तो उसमें ये पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और फिर गैस एक्सचेंज, ये सारे टॉपिक शामिल होंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.